हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुड विलास क्लासेस। तो आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं आपका चैप्टर नंबर 1, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका पार्ट 3, जिसमें हम इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकला, हमारी अर्थव्यवस्था किस लेवल पर आकर रुक गई और हमारे जो देश स्वतंत्रता के बाद की क्या स्थिति हुई, हमारे देश के लोगों को कैसी अर्थव्यवस्था, कैसा देश मिला, वो सब के बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो लोग आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो जाकर के वीडियो में जो पहले जो यूट्यूब पर जो पहले चैनल्स में वीडियो अपलोड हुए हैं, आप उन दोनों को देख लें, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बुक लेकर के बैठें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। या फिर जो बच्चे हैं कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप स्लाइड से उसको लिख भी सकते हैं, आप अपने हिसाब से नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो आज के क्लास में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों, जो टॉपिक नंबर 5 है वो है आपका जनांकीय परिस्थिति, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। इसका मतलब है, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या की क्या स्थिति रही थी। ठीक है, मतलब कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, जन्म दर कितना था, मृत्यु दर क्या थी, शिशु मृत्यु दर कितना था, जो जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी थी, मतलब कि लोग कितने साल तक जीवित रह रहे थे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहा था, खाने पीने में क्या थी, उन सब के बारे में हम आज देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका डेमोग्राफिक कंडीशन है, एक्सक्यूज मी, इससे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1881 की जनगणना। जी हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बिल्कुल आता है, तो आप इस चीज को लिख लें या कहीं बुक में या नोटबुक में मार्क कर लें। सबसे पहले है जो बच्चों, वो है आपका 1881 की जनगणना, तो मैं पॉइंट नंबर 1 कह देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आधिकारिक तौर पर, मतलब कि जो ऑफिशियली जनगणना हुई थी, वो 1881 में हुई थी। आपसे मेरा एक सवाल है कि आप मुझे ये बताएंगे कि उस समय पे ये जनगणना किसने करवाई थी। तो आप ढूंढ के इसका उत्तर रखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा किसने करवाई थी 1881 में ये जनगणना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा जो था, उसके बाद 1881 के बाद जो दूसरी जनगणना है वो कब शुरू हुई, वो शुरू हुई 1921 ईस्वी में। ठीक है, और इस जनगणना में आपको पता है जनगणना हर 10 साल पे होती है, बट यहाँ पे गैप थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उस समय पे हमारी कोई अपनी व्यवस्था नहीं थी, ना ही अपनी सरकार थी, तो जो अंग्रेजों ने करवाया उसी पे हम निर्भर करते थे। और ये आज़ादी से पहले की जनगणना है, तो इसमें हम देखेंगे कि 1921 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी उसमें क्या थी, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी थी, मतलब कि जो बच्चे थे वो कम पैदा होते, पॉपुलेशन कम था, जनसंख्या कम थी। ठीक है, और अनियमित भी थी। अनियमित का मतलब होता है कि किसी राज्य में जनसंख्या का स्तर बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है, और किसी राज्य में जनसंख्या जो है वो उस हिसाब से मुकाबले में बहुत कम रही है। ठीक है, तो ये दोनों वर्षों की बात कर लेते हैं, 1881 में और 1921 ईस्वी में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। 1921 को ही महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सवाल आ सकता है, इसलिए आप इसको मार्क कर लीजिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद यानी कि 1921 के बाद जनसंख्या में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हुई, वृद्धि ही हुई। पहले क्या था, जनसंख्या बहुत धीमी थी, अनियमित भी थी, मतलब कि कभी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा, लड़के, ऐसे कुछ भी हो रहा है। बट अब क्या हुआ, 1921 के बाद क्या हुआ, जनसंख्या जो थी वो तेज गति से आगे बढ़ने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका सकल मृत्यु दर, जिसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा ऊंची थी, यानी कि जो मरने वालों की संख्या थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। और मरने वाली की संख्या हम कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रति 1000 व्यक्ति पे। मान लो कि 1000 लोग हैं, उसमें से एक साल में 200-250 लोग मरे जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं मतलब। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि प्रति 1000 में 200 लोग एक साल में उनकी डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रति 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या।
आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी इसी में। आप दोनों ईयर याद रखिएगा। 1881 में पहली जनगणना हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्टैंडर्ड नहीं थी, बहुत ज़्यादा सटीक नहीं थी, बट फिर भी पहली जनगणना 1881 में हुई थी। किसने करवाई थी ये आपको खोज के मुझे बताना है। दूसरा था 1921 की जनगणना। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिशु मृत्यु दर जिसको बोलते हैं, तो बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी, मतलब कि 0 से 1 साल तक के बच्चों का डेथ। ठीक है, तो इसमें क्या थी, ये अभी बहुत ऊंची थी। ऊंची का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो 1-2 साल में ही मर जा रहे थे, मतलब उनकी डेथ हो जा रही थी किसी वजह से, चाहे उनको माल न्यूट्रिशन का मतलब कि कुपोषण का शिकार हो गए, या प्रॉपर जब उनका बर्थ सही तरीके से नहीं हो पाया, या फिर जब उनका जन्म हुआ तब उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए, या फिर उनको प्रॉपर खाना पीना नहीं मिला, उसको कुपोषण भी कहते हैं, वो नहीं मिल पाया, या फिर अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो उनका इलाज नहीं हो पाया, तो क्या था, शिशु मृत्यु दर भी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और कितनी थी, 218 बच्चे। यानी कि अगर 1000 बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें से कितने बच्चे मर जा रहे हैं बच्चों, 218 बच्चों की मृत्यु हो जा रही। रीजन बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा खान पीन, तबियत खराब हो गई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, मतलब कि एक व्यक्ति कितने साल तक जी रहा है, 60 साल तक जी रहा है, 70 जी रहा है, 100 जी रहा है, ये आपका जीवन प्रत्याशा दर होता है। ठीक है, या भी उस टाइम पे बहुत कम थी क्योंकि लोग बहुत गरीब थे, उनके पास बहुत सुविधाएं नहीं थी। अगर आप बीमार पड़ गए तो इलाज करवाने के लिए उतने पैसे नहीं थे, ना ही इतनी सुविधाएं थी, ना अस्पताल थे, ना अच्छे डॉक्टर गाँव में थे। तो क्या थी, जो गरीबी थी, बीमारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की का बहुत ज्यादा अभाव था। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा दर भी बहुत ज्यादा नहीं थे, 32 वर्ष ही थी, जो कि बहुत कम है। 32 साल में तो आजकल हम लोग पढ़ते लिखते हैं, ही रह जाते हैं, नौकरी भी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम थी उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद जो साक्षरता दर को बोलते हैं लिटरेसी रेट, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो भी बहुत कम थी, और खास करके जो महिला साक्षरता थी वो 7% से भी कम थी। मतलब कि बच्चों आप यहाँ पे ये समझिए, जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं वो तो कम पढ़े लिखे थे, बट महिलाओं की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब थी। महिला जो थी वो 100 में बस 7 महिलाएं ही पढ़ी थी, जो कुछ पढ़ना लिखना जानती थी, या थोड़ा बहुत अगर काम कर ली, अच्छे घर से है तो काम वाम कर रही थी बाहर। ठीक है, तो ये सब भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसको आप समझिए, क्योंकि इससे शायद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 वर्ड आंसर्स में तो परसेंटेज ही आ सकता है, लाइक शॉर्ट आंसर टाइप में आपको क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए और अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार फिर से। डेफिनेशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या है, या फिर कितनी थी उस समय पे, ये भी हो सकता है। साक्षरता दर क्या होती है, मतलब कि साक्षर वो व्यक्ति कहलाता है जिसको पढ़ना लिखना आता हो, वो साक्षर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं व्यावसायिक संरचना, मतलब कि जो आपका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्यूपेशन है, जो रोजगार है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो किस किस सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम आपको ये अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा लोग जो थे वो किस में लगे हुए थे, कृषि में लगे हुए थे, और उनका जो प्रतिशत था वो कितना था, वो 85% था, 85%। ठीक है, कृषि क्षेत्र में काम करते थे। उसके अलावा उद्योग और सेवा क्षेत्र, जिसको इंडस्ट्री भी बोलते हैं, या फिर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, इंग्लिश में मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं थोड़ा समझते हैं वो देख लेंगे। इंडस्ट्री और आपका सर्विस सेक्टर, इसमें जो लोग थे बहुत कम लोग थे। उसका रीजन ये भी था कि हमारे देश में फैक्ट्री जो थी वो बहुत कम थी, इंडस्ट्रीज भी ना के बराबर थी उस समय पे। बाद में सूती और जो पटसन वगैरह टिस्को का हुआ था, लेकिन उस समय बहुत कम थी। तो जो उद्योग में थे वो 10% लोग लगे हुए थे, और जो सेवा क्षेत्र थी, सेवा बोले तो सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका रेल,
हॉस्पिटल, टेलीफोन, मतलब जो आपको सेवा दे रही हो, ठीक है, टेलीकॉम वगैरह, ये सब में कितने लोग प्रतिशत लोग लगे हुए थे? 15 से 20% लोग लगे हुए थे। या इसका मतलब कि यहाँ पे इन सेक्टर्स में, इन क्षेत्र में काम कर रहे थे। यहाँ पे सवाल आपसे ये हो सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र का एग्जाम्पल बताइए, या फिर सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल दीजिएगा। सेवा क्षेत्र का मतलब जो हमें सेवा दे रही है, जैसे कि स्कूल हमें पढ़ा रहा है, हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, सड़कों का यूज हम जाने के लिए करते हैं, पार्क में घूमते हैं, ये सारी क्या है? आपकी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत ना हो रही हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्षेत्रीय असमानता है। मतलब कि क्षेत्र का मतलब होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य की, कि राज्य के अंतर्गत एक दूसरे में असमानता थी। असमानता का यहाँ पे तात्पर्य है ये है कि जैसे कि कुछ राज्य बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे और कुछ राज्य अभी भी गरीब थे। आपने एक सुना होगा बीमारू, इसमें बिहार वगैरह, बिहार है आपके, देन आपका और भी राज्य है जो बीमारू राज्य कनेक्ट में, जहाँ पे डेवलपमेंट या विकास बहुत कम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत थी वो उसी समय पे हुई थी, जहाँ पे कुछ राज्य थे, जैसे कि यहाँ पे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में कृषि पर निर्भरता ज़्यादा थी, और कुछ राज्य ऐसे थे मतलब कि वहाँ का एटमोसफेयर, वहाँ की ज़मीन ऐसी थी जहाँ पे कृषि अच्छे से हो सकती थी, तो उसमें ये राज्य आते थे। उसके अलावा कुछ राज्य ऐसे थे जिसका एग्जाम्पल है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बंगाल, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आपकी सेटअप हो सकती थी। और कुछ राज्य जो थे वो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे थे, यानी कि हर राज्य की अपनी विशेषता थी और उन्हीं विशेषता के आधार पे उस राज्य का विकास हो रहा था, जो किसके अंतर्गत आता है? क्षेत्रीय असमानता के अंतर्गत आता है। मतलब कि अगर मेरे में कोई टैलेंट है तो मैं उसको लेके आगे बढ़ूंगी तो मेरा अच्छा डेवलपमेंट या फिर विकास होगा, लोग मुझे जानेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे राज्यों के लिए भी थी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आधारिक संरचना, जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, या बेस कहते हैं। ठीक है, संरचना। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी देश के विकास में ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं आपकी सड़कों का कितना विकास हुआ है, सड़कें अच्छी बनी हैं, कनेक्टिविटी कितनी है, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर जाने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर जा पा रहे हैं या नहीं, या बहुत चेंजेस करने पड़ रहे हैं अपने रूट में, तो ये सब पर देखना होता है। फिर रेलवे का कितना विकास हुआ है, एक शहर से दूसरे शहर आसानी से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। फिर बंदरगाह कितने बनाए गए हैं, बंदरगाह, पोर्ट्स, ताकि ट्रेड हो सके, व्यापार हो सके। तो इन सब का जो किसी भी देश के विकास में जो है ये सारी आधारिक संरचनाएं हैं, यानी कि रेलवे हो गया आपका, सड़क हो गया, दूरसंचार, टेलीकॉम हो गया आपका, परिवहन हो गया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सड़कों की, तो सबसे पहले जो सड़क है वो कहाँ थे? ग्रामीण क्षेत्र में तो सड़क बहुत ही कम थी, और जो कच्ची सड़कें होती थी, कच्ची सड़कें जो मिट्टी की बनी होती है बच्चों, वो क्या करते थे? बरसात में वो क्या करते थे? बह जाते थे। ठीक है, बुरा हाल हो जाता था, उस पर चलने लायक नहीं बन जाता, और गाड़ी वाड़ी ले जाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। दूसरा यह था कि सड़कें जो कच्ची होती थी तो बहुत संकड़ी यानी कि पतली भी होती थी, तो जिसकी वजह से भी क्या था? आवागमन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें आपका रेलवे आता है। रेलवे की बात करें तो 1850 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और जहां तक मुझे याद है रेलवे की शुरुआत डलहौजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो रेलवे का विकास करने का मुख्य कारण या मुख्य मकसद अंग्रेजों के का ये था ताकि वो कच्चे माल को या निर्मित माल को एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी पहुंचा सके, ताकि उनका सामान जो खराब होने वाला, जो फ्रेजाइल चीजें, जो खराब होने वाली चीजें हैं, वो उनका नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया। यहाँ भी लिखा गया है, और लंबी दूरी को वो आसानी से कम समय में तय कर सके, इसीलिए उन्होंने रेलवे का, पहला कारण क्या था रेलवे का विकास करने का? पहला पॉइंट था कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना, और दूसरा क्या था? लंबी दूरी की यात्रा करने में कम समय लगाना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद बंदरगाह और जल परिवहन की बात करें, बंदरगाह आपको पता है पोर्ट, जिससे समुद्र के रास्ते से व्यापार होता है वो, और जल परिवहन बोले तो आपका नाव, मोटर बोट्स, आपके
इन सब के बारे में। ठीक है, जो ब्रिटिश व्यापार ने क्या किया, बंदरगाहों का विकास किया, क्योंकि रेलवे का विकास बाद में हुआ था, तो पहले हमारा जल व्यापार ही होता था। ठीक है, तो उसमें क्या किया उन्होंने, बंदरगाहों का विकास किया ताकि उनका सामान, निर्मित सामान या व्यापार में कोई रुकावट ना हो। संचार की बात करें तो यहाँ पे आपका टेलीकॉम है, जिसमें डाक और तार, क्योंकि उसमें फोन नहीं था, तो डाक और तार जैसी सुविधाएं जो थी उस समय पे शुरू की गई थी, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हो तो इंसान लेकर जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, कबूतर तो था नहीं उस समय पे, वो वे काम करता भी नहीं, तो डाक और तार की सुविधा शुरू की गई। ठीक है, विकास का जाल का मतलब यहाँ पे वो है कि जो विकास जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, ट्रेन ऑफ वेल्थ थी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मेन हर जितना भी टॉपिक हमने अभी तक कवर किया है उसमें आप यही समझ पाए होंगे, या फिर आप ये देख पाएंगे कि जो जितना भी काम है, जो प्रॉफिट है वो हमारे हित में नहीं है, या कोई भी किया गया काम हमारे हित में नहीं है, हमें ध्यान रखिए नहीं किया गया है, अंग्रेजों ने किया है, वो अपने खुशी के लिए, अपने लाभ के लिए, खुशी तो नहीं कहेंगे, अपने लाभ के लिए ही कर रहे थे। ठीक है, तो वही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि हमारे देश की चीजें बाहर बिक रही हैं और हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है, ऊपर से हमें लॉस ही हो रहा है, क्योंकि जो भी सामान बाहर से आ रहा है उसको हमें ही खरीदना पड़ रहा है महंगे दामों पे। ठीक है, ओके, तो जो चैप्टर है वो आपका फाइनली एंड पे आ गया है। यहाँ पे कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन यही निकलता है बच्चों, मैंने हर बार, मैं हर क्लास में आपको यही कह रही हूँ कि आज़ादी के समय, क्योंकि इसका टाइम पीरियड वही है 1947, जस्ट 1947 का ही टाइम पीरियड है, तो जस्ट हमें आज़ादी ही मिली थी, और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, निराशाजनक थी, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं था, लोगों की हालत बहुत दयनीय थी, उनके पास खाने पीने के लिए ही प्रॉपर चीज़ें नहीं थी, बेसिक एमिनिटीज नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, निर्धनता बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद निष्प्रवाह अर्थव्यवस्था थी। स्टैग्नेट का मतलब होता है, स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई अर्थव्यवस्था, जिसमें ना विकास हो रहा है, ना घट रही है, ना बढ़ रही है, रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, उसका रीजन क्या था, आर्थिक विकास बहुत धीमा रहा, कृषि प्रधानता थी, कृषि पे बोझ बहुत ज्यादा था लोगों का, मतलब कि जितनी जमीन नहीं थी उससे ज्यादा लोग उस पर काम कर रहे थे, ना अनाज उगा नहीं पा रहे थे कि उनका जीवन यापन हो सके, तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता थी। ठीक है, और कृषि जो थी वो खुद पिछड़ेपन का कारण थी। पिछड़ेपन का कारण का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रॉपर सुविधाएं नहीं थी, सिंचाई नहीं थी, अच्छे बीज नहीं थे, मशीनें नहीं थी, उर्वरक नहीं थे, खाद अच्छी तरीके क्वालिटी का नहीं था, तो कहीं ना कहीं इन सब का नुकसान क्या हो रहा था, कृषि उत्पादकता थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, लो प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, बट किसान उतना ही मेहनत करता था, बट वो अनाज बहुत कम उगा पाता था, जितना उगाता था उससे उसको जमींदारों को ही देना पड़ जाता था। औद्योगिक आधार जो था वो बहुत कम था, जैसा कि आपने हमने पहले ही पढ़ा है कि औद्योगिक विकास बहुत कम था, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ था। ठीक है, लोगों का जीवन स्तर भी बहुत नीचा था। नीचा होने का कारण क्या है, क्योंकि पैसे ही नहीं हमारे पास पैसे नहीं, तो हम अपना हाई स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसी को फुलफिल कर ले वही बहुत है। ठीक है, तो हम अगर लास्ट में कंक्लूड करने पे अगर मैं ये कहूँ कि ब्रिटिश शासन ने क्या किया, हमें जब वो आज़ाद करके गए तो उन्होंने हमारे पास क्या छोड़ा था, एक बहुत ही पिछड़ी हुई निष्प्रवाह अर्थव्यवस्था, असंतुलित थी, जिसमें बैलेंस नहीं था, कहीं गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, साक्षरता दर भी कम थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, और भारत के जो जब वो ब्रिटिश छोड़कर गए तो हमारे देश के जो नए नए नेता बने, जो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने एक बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती थी कि वो आगे की विकास की योजना बनाए, और योजना इस तरीके की होनी चाहिए जिससे कि देश का विकास हो सके, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग वर्क था कि हमारी अर्थव्यवस्था को वहां से उठा करके आज का जो टाइम है उसमें देखें तो हम बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाते हैं। आप खुद देखते होंगे कि जो आज़ादी के समय पे जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं अब नहीं है, हमारा देश बहुत डेवलप हो चुका है और अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आई होप बच्चों आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि हमने क्या पढ़ा आज, कितने कितने टॉपिक्स हमने खत्म किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर किया है, आप देख सकते हैं। और ये स्लाइड्स तो रहती है, पीछे स्क्रीन पे चलती रहती है, तो आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो तो आप टॉपिक उसको देखें, बुक में देखें, समझ नहीं आएगा, अगर नहीं फिर भी आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, आप इससे यहाँ पे अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है।
तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। तो हम आज इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसका टाइम पीरियड होगा 1940 से 1990 तक। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।